भेदभाव है, छुआछूत है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए अगर किसी ने कोई कार्य किया है तो वो बाबा साहब है। बाबा साहब ने जो कार्य किया है, बाबा साहब के साथ जो काम हुआ है, उसके बाद भी जो उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है। अगर बाबा किसी व्यक्ति के साथ इतना छुआछूत हो, उसको बेच पर पानी ना पहुंचाया जाए, उसके साथ बहुत सारे भेदभाव हो और उसके बाद भी वो सर्व समाज के लिए काम कर रहा है, संविधान सभा में होते हुए भी काम कर रहे हैं और संविधान सभा में जब नहीं थे तब भी काम कर रहे हैं। और इतना काम किया कि राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जितने भी दिग्गज थे सबको पुनः बुलाना पड़ा कि इनको दोबारा संविधान सभा में शामिल किया जाए। 2 जून को जो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हमारे देश से अलग हुए थे, उस देश में बाबा साहब की संविधान सभा से जो सीट थी वो पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी। उस जगह पे बाबा साहब ने उससे पहले 6-7 महीने जो 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट किया था और 2 जून तक इतना काम किया था कि 10 जून को राजेंद्र प्रसाद जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजी खरे जी को ये पत्र लिखना पड़ा कि हमको अंबेडकर जी के इस संविधान सभा में वापस बुलाना है। इनके अलावा इस संविधान को कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनके अलावा इस संविधान को कोई पूरा नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज की डेट में, हमारे लोग जो है SC ST और OBC के जो लोग, अपने ही लोग जो है बाबा साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि ये जो संविधान है ये बाबा साहब की देन नहीं है। 4 नवंबर 1948 को जो बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उस पर एक लंबा भाषण दिया था संविधान सभा में। उस पर बाबा साहब के उस भाषण पर जितने भी सदस्य बचे थे, देश आजादी के पहले 389 संविधान सभा में सदस्य थे और देश के बंटवारे के बाद 299 सदस्य बचे थे, जिसमें से 295 या 96 सदस्य संविधान सभा में भाग लेते। सभी लोगों ने एक बारगी एक करके बाबा साहब को बधाइयां दी थी कि बाबा साहब ने ये जो संविधान प्रारूप बनाया है, ये जो संविधान सभा में ये काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिर आज उसके 80 साल बाद, लगभग 77 साल बाद हम ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? हमारे बीच से लोग ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान में निर्माण जो है अकेले नहीं किया और उनका योगदान पूरा अकेले का नहीं है, उसमें सभी सदस्यों का बराबर का योगदान। तो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, अगर बाबा साहब का सर्वाधिक योगदान नहीं था तो कोलंबिया विश्वविद्यालय ने बाबा साहब को इसी संविधान के ऊपर LLD की उपाधि क्यों दी थी? LLD की उपाधि क्यों दी थी? और उसी कोलंबिया विश्वविद्यालय ने D.Litt की मानद उपाधि इसी संविधान के ऊपर बाबा साहब को क्यों दिया था? ये उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए जो लोग बाबा साहब की बुराई करते हैं, जो बाबा साहब के किए गए कार्यों की बुराई करते हैं। उनसे ये प्रश्न जरूर पूछिए कि कोलंबिया विश्वविद्यालय भारत का विश्वविद्यालय नहीं, वो अमेरिका का विश्वविद्यालय, वो ब्रिटेन का विश्वविद्यालय नहीं है, वो अमेरिका का विश्वविद्यालय है। आखिर वो अमेरिका का विश्वविद्यालय जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, बाबा साहब को LLD और D.Litt की उपाधि क्यों दे रहा है? ये सोचने का विषय है। अगर बाबा साहब ने इस पे इतना काम नहीं किया था तो 296 सदस्यों ने अपने बधाई संदेश में ये क्यों कहा था कि बाबा साहब का ये अपना संविधान है, बाबा साहब ने ये अपना संविधान बड़ी मेहनत करके अथक प्रयासों से बनाया था। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा है। T.T. कृष्णामाचारी साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि इसके 5 सदस्य कभी संविधान सभा में आए ही नहीं, एक की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह दूसरे बना दिए।
दो जो है देश के बाहर थे, दो लोग जो है बीमारी से दूर थे दिल्ली से, और एक लोग कभी आए ही नहीं। ऐसा टीटी कृष्णमाचारी ने क्यों कहा भाई, अगर बाबा साहब का योगदान नहीं था तो ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं संविधान सभा के? और एक से बढ़ के एक प्रोफेसर थे उसमें, वो बोल रहे थे। सोचने का विषय है कि नहीं है? अब संविधान सभा में जब इतना काम हुआ है, बाबा साहब के ऊपर ही आज ब्लेम लगाया जा रहा है, और ये कौन लोग लगा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। ये कौन कर रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं। हमें जरूरत है उन लोगों की पहचान करना और समाज के सामने उनको रखना, जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं कि जिससे समाज टूटे, समाज में बिखराव उत्पन्न हो, लोग समाज में जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखिए आज की अधिकतर जातियां जो है कहीं दूर से नहीं आई, वो कभी भारत में कबीले के रूप में विद्यमान थी और आज बन गए जातियां। एक जाति से बहुत सारे लोग बन गए। मैं ऐसे ऐसे किताबों के नाम आपको बता सकता हूं, जो आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि जातियां जो बनी हैं, वास्तव में आप जो है 1000, 1500, 2000 साल पीछे जाएंगे तो यहाँ से बैठे हुए सारे के सारे लोग एक ही कुटुंब के निकलेंगे। और ये मैं यहीं खड़े खड़े जो है आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि कुर्मी है, आहिर है, पाल है, पासी है, धानुक है, ढेकार है, वाल्मीकि है, आपके जितनी जातियां हैं एक ही कुटुंब से निकले हैं और एक ही है। ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मेरी कार में किताब रखी हुई है, मैगस्थनीज की किताब है, कुलदीप कुमार जी ने लिखी है, सम्यक प्रकाशन ने छापी है। अवध बिहारी शरण शर्मा की किताब रखी है, सॉरी अवध बिहारी शरण बाबू अवध शरण की किताब रखी हुई है, मेरी गाड़ी में रखी हुई है, जो चाहे अभी देख सकता है, मैं दिखा सकता हूं। भारत में जातियां नहीं थी, भारत में कबीले थे, और कबीलों की कोई जाति नहीं होती। पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला एक कबीला होता है, वो उसका अपना अलग कल्चर होता है, उसका अपना अलग सिस्टम होता है। इस देश का नाम क्या था? आज जिस देश का नाम के लिए इतने जो है प्रॉब्लम हो रही थी, जो है कुछ समय पहले मेरे पास भी एक मैसेज आया था कि दोस्तों ये इंडिया नाम जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है? कितने लोग ये मानते हैं कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है? कोई नहीं मानता, मतलब ये रूमर ऐसे फैला हुआ है। जी हाँ, ये नाम अंग्रेजों ने नहीं दिया, ये नाम आज से 2500-2600 साल पहले यूनानियों ने दिया था। वो जो सिंधु नदी है, इसको वो इंडस नदी बोलते थे, उस इंडस नदी पर इस देश का नाम इंडिया रखा। और इस इंडिया से इंडो के 3 अर्थ हैं, इंडो के 3 अर्थ हैं। हिंद महासागर, इंडो से सिंध हिंद बना, और इंडो से ही सियाचिन बना। इंडो चाइना बॉर्डर, इंडस रिवर सिंधु नदी से बताते हैं हिंदू बन गया है, और हिंद महासागर वो भी इंडो से ही बना है, उसको हिंद महासागर। एक ही शब्द के अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग नाम है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो राजनैतिक पर्सन है वो अपने लाभ के लिए जो चीज सुटेबल होता है उसको एज इट इज उठा के अपने लाभ के लिए, अपने सिस्टम के लिए अपना लेते हैं, और हमें और आपको लड़ाते हैं और भरगलाते हैं। तो इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अगर अंग्रेजों का दिया हुआ नाम होता तो भारत में अंग्रेज कब आए? जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है, जो भी इतिहास पढ़े है, उसको पता होगा कि 1600 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। लेकिन 305 ईसा पूर्व, अर्थात 2305 वर्ष पूर्व भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में यूनान का सेल्यूकस का एक दरबारी आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। वो इसी इंडिया के ऊपर इंडिका पुस्तक लिखी थी। अगर इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया था, जो कि 1600 में आए थे, तो 16 3
1900 साल पहले इंडिका पोस्टर किसने लिख दिया था इंडिया के नाम पे? ये सोचने की बात है कि नहीं है? तो हम जितना भटकेंगे, हम जितना इधर उधर जाएंगे, हमको उतना ही भटकाया जाएगा, हमारे लिए उतनी चीजें कठिन की जाएंगी। तो विचार और सिस्टम ये कहता है कि आप पहले सिस्टम को समझिए, फिर फॉलो कीजिए। पहले पढ़ाई कीजिए। आपके पास जितनी चीजें हैं, अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे, उसे समझना शुरू कर देंगे, तो जो राजनीतिक गलियारे में लोग हैं वो आपका जो है कभी दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा तो आपकी लड़ाई होना बंद हो जाएगी। ये जो SC, ST, OBC नाम है, क्या ये 1920 के पहले नाम था? नहीं था। बाबा साहब ने पहली बार इन तीनों के लिए एक नाम दिया था, डिप्रेस्ड। उसके पहले अगर हम ये माने कि हिंदू सिस्टम में था तो वर्ण व्यवस्था में हम सभी सूत्र थे, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम भी नहीं था जो है 700-800 ईस्वी से। हर्षवर्धन के काल में या यूं कहें गुप्त काल में ये वर्ण व्यवस्था हमको कहीं दिखाई नहीं देती। जबरदस्ती किताबों में ठूसा गया, वर्ण व्यवस्था ठूसा गया। जब फाइयाना मेगस्थनीज जिसको बता रहा हूं 305 ईसा पूर्व में आया, उसने भारत को 7 जातियों में 7 वर्गों में विभाजित किया। फाइयान 400 ईस्वी, उसके 700 साल बाद आ रहा है, उसने भी भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया, अलग अलग सिस्टम में विभाजित किया। वो व्यवस्था जो थी वो राजनैतिक व्यवस्था, राजतंत्रिक व्यवस्था थी। सैनिक अलग वर्ग है, दार्शनिक अलग वर्ग है, निरीक्षक जांचकर्ता अलग वर्ग है, किसान अलग वर्ग है, इस तरह से 7 वर्ग है। भविष्यवक्ता अलग वर्ग है उनका, वैज्ञानिक जो है, भविष्यवक्ता जो है वो अलग वर्ग है। तो जातियां कहां? इस देश में जातियां कहां है ही नहीं। अब हमारे सामने बहुत सारी चीजें जो है फैलाई जाती हैं कि हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ये धर्मशास्त्र हजारों लाखों साल पहले थे। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था, राम शरण शर्मा साहब की किताब थी, उसमें उन्होंने ये साक्ष्य दिया है कि भारत में एक पाकिस्तान का इलाका है जिसको हम बोलते हैं बलूचिस्तान। हो रहा है समाज का, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस विषय में हम सबको मंथन करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पार्टी बेस पे हो, हम लोगों का शोषण होता है। एक हमारे ही समाज के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा था, जिस समाज का दल नहीं उस समाज में बल नहीं। मैं दल की बात तो नहीं करता, लेकिन एक ऐसा बैनर आप लोग तैयार करिए। मैं मंच पे बैठे समस्त साथीगण से मेरा यह निवेदन है कि एक ऐसा मंच तैयार करिए जिस मंच के माध्यम से हम कोई लड़ाई जिला स्तर नहीं, वो लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की हम तैयार कर सके और सब लोग एक से मिलकर कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें। अगर हम लोग तहसील बेस में संगठन चलाएंगे, जिला स्तर में संगठन चलाएंगे, मंडल स्तर में संगठन चलाएंगे, मैं इस मार्शल समाज के समस्त बुद्धिजीवी साथियों से मेरा यह निवेदन है कि जो आप अपनी एनर्जी टुकड़ों में खर्च करते हैं ना, उसको एक यूनिटी में आके खर्च करिए। वो ताकत एक जगह इकट्ठा होकर करिए, उसका फल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारे लोग जिले स्तर में संगठन बना लेते हैं, संगठन बनाए, मेहनत किए, किसी पार्टी से टिकट मिल गया, विधायक बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद संगठन का काम खत्म, समाज का काम खत्म। तो विधायक और सांसद बनने की लाइन पे मत जाइए, विधायक और सांसद बनाने की लाइन पे जाइए।
और किसी नेता से समाज की पहचान नहीं होती है। समाज जो मेरा मार्शल समाज है वो किसी नेता की बदौलत नहीं जाना जाता है, वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। अगर नेता ये सोचते हैं कि हमारे बदौलत हमारे समाज की पहचान है, तो समाज के बदौलत नेता की पहचान होती है, ना कि नेता की बदौलत समाज की पहचान होती है। समाज को इस बात को समझना होगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा। हम के समस्त जनता जनार्दन से मेरी ये अपील है कि आप लोग महाराजा कड़े दीन पासी किले के ऊपर जाकर के हमारे इस लड़ाई को अपनी ताकत दे करके हमारे हौसलों को बढ़ाएं। मंच के माध्यम से उपस्थित सभी जनता जनार्दन का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपनी बाड़ी को विराम दे। दोनों का बाप हूँ, इसीलिए लोग मुझे बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं। इसी कड़ी में मैं प्रदीप चौधरी जी से कहूंगा कि आए। लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथी कोई अमेठी से आ रहा है, कोई कौशाम्बी से आ रहा है, एक भाई साहब अभी गुंडा प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा लगता है। और हम कहां सो रहे हैं, इसी बहाने सबसे मिलने का अवसर भी प्राप्त होता है। खैर, इन सभी बंधुओं को साधुवाद देता हूं, बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में बैठे बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें, सभी को मैं अभिवादन करता हूं और अपने नौजवान साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हमको खुद नहीं पता है हमारा इतिहास क्या है, हमारा परिवार कहां से चालू हुआ। अभी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। शिक्षा ही शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध जो पिएगा वो गुर्राएगा जरूर। क्यों गुर्राएगा? क्योंकि उसके अंदर ताकत है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। उसको पता है क्यों, कहां, कैसे, वो तो करेगा ही। तो हो सकता है हमारे अंदर व्यसन हो, हमें अपने व्यसनों को दूर करना है। उसी पैसे से हमें अच्छी अच्छी किताबें खरीदनी है, बच्चों के लिए अन्य व्यवस्था करनी है, शिक्षा से संबंधित, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, शेरनी का दूध पिए, गुर्राए, सत्य की खोज भी करे। शिक्षा क्या है? कुछ नहीं, सत्य की खोज के लिए है। कोई अभी डॉक्टर साहब से आगे बात करे, नहीं कर पाए। क्यों? डॉक्टर साहब ने पढ़ा है, उसको समझा है, इतिहास को जानते हैं, कोई नहीं बात कर पाएगा। ऐसे बात करना और तथ्यों पर बात करना दोनों अलग अलग बात होती है। साथी, हम आप सभी एक परिवार से हैं और जीवन में हमको सिर्फ एक काम करना है कि एकत्र रहना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, आगे बढ़ाना है। साथियों, बाबू मसूरिया दीन पासी जी, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। साथी हमारे, इन्होंने बताया है कम समय, लेकिन मैं 2 मिनट निवेदन आपसे, नाराज मत होना भाई देशराज। हमारे बीच में सलवन विधानसभा से हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर महेश और संजय गोटेदार आ चुके हैं। मैं पिंटू और पुरुषोत्तम नीरज से कहूंगा कि उनको मंच पर बुला के गुलदस्ता दे करके सम्मान बढ़ाए। देखिए कितनी दूर से चल के आ रहे हैं हमारे क्रांतिकारी साथी, क्या जज्बा रहा होगा, कितनी ऊर्जा रही होगी, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं। खैर, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं साथियों, बाबू मसूरिया दीन पासी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वो 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, 1962 और 67, और इन्होंने समाज में बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छे कार्य भी किए हैं, जिसकी वजह से आज उनको हम उनके जो 2 अक्टूबर 1911 में उनका जन्म हुआ था,
उसी के उपलक्ष्य में आज हम 1 अक्टूबर को उपस्थित हुए हैं। साथियों, संख्या बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे सभी साथी आएंगे, अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। साथियों, मैं चाहता हूं कि सभी लोग समाज के एक आह्वान पर सभी लोग एकत्र होने का काम करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और इन व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करें, जिससे कि आपके बच्चों का, आपके नई पीढ़ी का उत्थान हो सके। इसी के साथ क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय हिंद, जय भारत। अधिकाधिक लोगों का कल्याण हो, ऐसा काम करो। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, प्यारे साथियों, कि 600 वर्ष तक बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनी थी। 600 वर्ष तक प्रारंभिक समय में बुद्ध की कोई प्रतिमा नहीं बनी थी। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप तो बनवाए हैं, लेकिन मूर्ति एक भी नहीं बनवाई। मूर्ति कब बन रही है? 600 साल के बाद। कितने साल बाद? 600। आगे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर यशवंत सिंह का, और पूरे सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। अभी कौशाम्बी के हमारे एक साथी खड़े हुए थे, बोल रहे थे हमारा एक संगठन होना चाहिए जिसके नीचे हम सब खड़े हो जाएं। सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा शब्द होगा जिस छतरी के नीचे पूरा भारत खड़ा होगा। सारे बंधुओं, 600 साल तक बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। पहली बार मूर्ति बन रही है ईसा की 2री सदी में, और वो मूर्ति बनवा रहे हैं कनिष्क। राजा कनिष्क जब मूर्ति बनवा रहे हैं तो उस मूर्ति बनवाने से यहाँ के नाग राजा जितने थे पूरे भारत के, वो सब नाराज हो गए। उनको लगा कि इस राजा ने जो है बुद्ध की अवहेलना किया है। बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति मत बनाना, इसने मूर्ति बना दिया। तो ये सारे 13 नाग राजा मिल करके भारत के और कनिष्क के पोते वासुदेव के खिलाफ युद्ध करते हैं। युद्ध करके कुषाणों को अपदस्थ कर देते हैं, और सारे के सारे नाग राजा आकर के नैमिषारण्य में एक धर्म संसद करते हैं। कहा करते हैं? नैमिषारण्य में एक धर्म संसद करते हैं, और वो सारे राजा एक नाम धारण करते हैं, एक नाम अपने लिए स्वीकार करते हैं जो भारत की सारी कमेटी को समेट करके रख देगा। और वह शब्द था भार शिव। क्या था? भार शिव। प्यारे बंधुओं, शिव का मतलब कल्याणकारी होता है, मंगलकारी होता है, और बुद्ध ही मंगलकारी है, इसलिए बुद्ध को ही शिव कहा गया, और बुद्ध के सारे अनुयायियों को जो है भार शिव कहा गया। अगर एक शब्द के अंतर्गत आप पूरे भारत को रक्षा करना चाहते हो, स्वीकार करिए ना, डॉक्टर अम्बेडकर जो डॉक्टर सिंह ने जी बनवा दिया है, बार शिव सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान। पूरा भारत इकट्ठा हो जाए, जातियां मिट जाएंगी। प्यारे बंधु, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे लोग पूरे इतिहास को सही तरीके से जानते ही नहीं है। अब हमारे नाम के आगे राहुल लिखा हुआ है, कोई समझे नहीं पाता कौन जाति का है। उसी किताब में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, किताब का नाम है अशोक के फूल। 65 रुपए की किताब, बहुत छोटी सी किताब है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हमारे लोग भारत माता की जय बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो करोड़ों करोड़ों जिनको दलित बना दिया गया, बहिष्कृत बना दिया गया है, अगर उनको अलग कर दिया जाए तो तुम्हारी भारत माता कितनी बचेगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी पूछ रहे कितनी बचेगी भारत माता? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं, इनका बहिष्कार करने वाले लोग हमारे लोग हैं। इसलिए मैं उनसे कह रहा हूं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लें, तब ये लोग माफ कर देंगे, ये लोग माफ कर देंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपना इतिहास अपने आप पढ़ लिया तो फिर ये माफ नहीं करेंगे, फिर हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
उसी पुस्तक में हजारी प्रसाद ने भारत का इतिहास एक पंक्ति में लिखा है। प्यारे बंधुओं, भारत के इतिहास को एक पंक्ति में लिखा है, वो जातियों का इतिहास है। और उसमें लिखा हुआ है कि प्रतापगढ़ के राजा मानिक चंद की कृपा से कुछ अहिर और कुर्मी बावन बन गए थे। क्या शब्द लिखा है? अहिर और कुर्मी। अब आप सोचिए कहां हम जा रहे हैं। भारत में जितनी जातियां हैं उनको समेट करके आप लाइए तो सारी की सारी कौमें अहिर और जो है कुर्मी में घुस जाएंगी, विलीन हो जाएंगी। प्यारे ये है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। चंद्रवंशियों को अहिर कहा गया है और सूर्यवंशियों को कुर्मी कहा गया है। क्यों नहीं आप कर रहे हो? डॉक्टर यशवंत सिंह ने दे तो दिया एक छतरी के नीचे पूरा भारत खड़ा हो सकता है। प्यारे बंधुओं, और जिस दिन आप एक छतरी के नीचे खड़े हो जाओगे आपका दुख दूर हो जाएगा। हमने एक किताब लिखी है, किताब की टाइटल दिया हमने अपराजय छत्री। बड़े लोग जो है अकड़ने पकड़ने लगे, बोले कि तुम छत्री बनने चले हो। हमने कहा यार असली छत्री तो वही ना है। वीरा पासी अमर रहे, लाखन पासी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। आज अखिल भारतीय वीरा पासी सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर हमारे सामने बैठे मंचा सिंह, हमारे देवतुल्य पिता समान और हमारे क्रांतिकारी साथी मैं लक्ष्मीकांत रावत आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और 600 आदमियों को मैंने ऐसे संगठन बनाया है कि अगर किसी के यहाँ शादी है, कोई बीमार आदमी पड़ता है, हर दुख दर्द में दिन रात अस्पताल ले जाते हैं और वो किसी साहूकार के पास जाने की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा मैंने संगठन बनाया है। हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि केवल गढ़ी खांसी में ये संगठन न रहे, गांव गांव में, जिले जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा संगठन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देशराज भैया। और हमारे यहाँ काफी नेता लोग बैठे हैं, हमारी अंतिया दीदी का कल आगमन होना है, राष्ट्रीय अध्यक्षा का। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।